तुम एक काम करियो, ये जो पोल है ना बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो। कर दोगे इस काम में? मेरे इस्तीफे की बात चल रही थी। इस्तीफा। पंजाब में 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसानों ने जिस तरह से भाजपा विधायक के कपड़े फाड़कर मारपीट की, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी हरियाणा के आंदोलनकारी किसानों को उसी राह पर चलने की नसीहत दे रहे हैं। रोहतक के मकड़ौली टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मंच से ऐलान कर दिया कि भाजपा का कोई भी विधायक आए तो उसे नंगा कर बांध देना। बीजेपी का एमएलए आज क्या करोगे तुम उसके साथ? तुम एक काम करियो, ये जो पोल है ना बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो। कर दोगे इस काम में? मेरे इस्तीफे की बात चल रही थी। इस्तीफा। अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा के नेता जब विपक्ष में थे तो किसानों की मांग उठाने के लिए कपड़े निकालकर प्रदर्शन करते थे और उन्होंने विधानसभा में ये कहा था कि अब लोग उनके कपड़े उतारना शुरू कर देंगे। ऐसा ही पंजाब में भाजपा के विधायक के साथ देखने को मिला है। उन्होंने तो मकड़ौली टोल प्लाजा पर किसान धरने के मंच से ऐलान कर दिया कि भाजपा का कोई भी नेता आए तो उसे नंगा कर पोल से बांध देना। बीजेपी का एमएलए आज क्या करोगे तुम उसके साथ? तुम एक काम करियो, ये जो पोल है ना बड़े बड़े लगे हुए, नंगा करके इसका बांध दियो। कर दोगे इस काम में? मेरे इस्तीफे की बात चल रही थी। इस्तीफा। उन्होंने कहा कि हमने भी विधानसभा में अध्यादेश को लेकर आवाज उठाई, लेकिन कांग्रेस ने तो विधानसभा में 3 कृषि बिलों पर चर्चा को लेकर वॉकआउट कर दिया था। हुड्डा ने आवाज नहीं उठाई थी। जिक्र हो रहा था कि आंदोलन को चलते हुए आज 4 महीने और 1 दिन हो गया। आंदोलन तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन केंद्र की सरकार ने कृषि के 3 नए कानून के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था और इस कोरोना की आड़ के अंदर इस बीमारी का बहाना लेकर के जहां लोगों को लगातार डराया जा रहा था, वहीं केंद्र की सरकार में बैठे लोग जो है कैसे इस किसान को कमजोर किया जाए, कैसे इस किसान की जमीन को कॉर्पोरेट हाउस के बड़े बड़े घरानों को उसका मालिक बनाया जाए, किसान को जमीन बेचने पर मजबूर किया जाए। इसके लिए एक अध्यादेश जारी कर रहे थे और अध्यादेश जारी करके 3 कृषि के नए कानून बने, इसकी मोहर राष्ट्रपति से लगवाई। उन दिनों में बड़ौदा का उपचुनाव की चर्चा चल रही थी और मैं लगातार बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव में लोगों से संपर्क कर रहा था। जैसे वो अध्यादेश आया था, मैंने उस अध्यादेश के अंदर जो 3 कृषि के कानून बनाए गए थे, उन तीनों के बारे में जो कृषि के ज्ञाता थे, जो इसको जानते थे, जो वकील थे, उन सबको उसकी कापियां भेज करके पूछा था कि इन कानूनों से किसान का फायदा होगा, नुकसान होगा। जब उन लोगों ने उनको बारीकी से उसको देखा, उसकी जांच करी, उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा कि इन कानूनों की वजह से आने वाले समय में किसान जो है अपनी जमीन से मोहताज हो जाएगा।
किसान को जमीन बेचनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएगी जो अपनी मनमर्जी के रेट लगा करके किसान की फसल को खरीदेगी। ये मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। हमने उसी वक्त पार्टी की मीटिंग बुलाई और पार्टी की मीटिंग बुला करके उस मीटिंग में यह फैसला किया कि हम इन तीनों कृषि के काले कानून जो बनने जा रहे हैं आने वाले समय में, उसका न केवल विरोध करेंगे बल्कि डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि कानून बढ़ाने के बजाय इनको निरस्त किया जाए, इनको रद्द किया जाए और एमएसपी का कानून बढ़ाया जाए ताकि किसान जो है खुशहाल हो सके। और हमने उसके अंदर एक लाइन और जोड़ी थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था देश के लोगों के साथ, अगर बीजेपी देश में सत्ता में आ गई तो हमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। प्रधानमंत्री ने वायदा यह भी किया था कि किसान की फसल का जो लागत मूल्य है, जो खर्चा है उसका, उससे उसको 50% ज्यादा देंगे, मालो माल कर देंगे। कहा तो ये भी था कि कर्जा भी माफ करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना वायदा पूरा करने के बजाय इस तरह के कानून बढ़ा करके उस देश को कैसे उसके जमीन से बेदखल किया जाए। हमने मांग करी थी कि अपने किए हुए वायदों को पूरा करे, ये कृषि के कानून खत्म करे। हमने तो सबसे पहले इसका विरोध किया। जब हमने अपने लेवल पे इसका विरोध किया, वहीं पंजाब के किसान ने उसी वक्त अपने प्रदेश के अंदर जो किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा की और 26 जनवरी तक कानून वापस नहीं करने को लेकर अपने इस्तीफा देने की बात की थी। उससे पहले कांग्रेस व बीजेपी के नेताओं के व मेरे चाचा रंजीत ने भी फोन कर कहा था कि किसान लाल किले पर झंडा फहराने को लेकर बदनाम हो गए, अब कोई फायदा नहीं। मैंने उनसे कहा था मेरे इस्तीफे से फिर से आंदोलन मजबूत होगा। बिहार में जो लोग आज सत्ता पे जो काबिज है, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जिन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया, जिन्होंने केवल षड्यंत्र रचे, जिन लोगों ने इस देश के लोगों को आपस में बांटा है, कहीं हिंदू और मुसलमान को बांटा, कहीं सिख और हिंदू को बांटा, कहीं उन्होंने मराठा और हिंदू के नाम पे भी राजनीति करी, कहीं पटेल और हिंदू के नाम पे राजनीति। आज वो लोग सत्ता में हैं जिन्होंने कभी आंदोलन देखे नहीं, इसीलिए आंदोलन जीविका है। लेकिन उसको ये पता नहीं देश के प्रधानमंत्री को कि बिना आंदोलन के बिना ये देश आज़ाद नहीं होता है। इस देश की आज़ादी के लिए बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़नी पड़ी और उस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो किसान की थी। उस किसान ने तब ये नहीं देखा था किसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तब उसने ये नहीं देखा था कि इसकी अगुवाई किसके हाथ में। उसको एक ही जुनून था कि मैंने देश को आज़ाद कराना और ये देश आज़ाद हुआ। आज की तारीख के अंदर भी जो किसान है वो ये नहीं देख रहा कि तेरा नेतृत्व कौन करने लगा। आज उस किसान को फिर इस बात को लेकर के एक जुनून है कि तेरे को ये तीनों कृषि के काले कानून खत्म कराने हैं। जहाँ देश के प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के सोचना चाहिए, इस अन्नदाता की वजह से इस देश की जो है आर्थिक हालत ठीक हुई है। इस देश के किसान के जो बच्चे जो हैं सर्दी और गर्मी की परवाह किए बिना -50 डिग्री टेम्परेचर में रह करके भी इस देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए उस लड़ाई को लड़ता है। अगर वो भाई इस देश को सुरक्षित रख सकता है तो फिर इस देश का अन्नदाता जो है
वो इसके अंदर की सरकार को इस बात के लिए मजबूर भी कर सकता है। सरकार में तो आपका अब भी समय है कि प्रधानमंत्री को बात मान लेनी चाहिए। चौटाला साहब, जिस तरह से अभी जो युद्धवीर सिंह के साथ हुआ गुजरात में, उन्होंने बड़ी प्रेस में गिरफ्तार कर लिया है, किस तरह देखते हैं? मेरे भतीजों से उस दिन रिश्ता खत्म हो गया था राजनीतिक तौर पे, जिस दिन उन्होंने चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंप दिया। जब तक जननायक जनता पार्टी बनाई, चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके रखा, तब तक मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं थी। सर पारिवारिक दबाव क्या है? अरे एक मिनट चुप हो, आप फिर वो बात करते हुए। मेरे को उस दिन तकलीफ हुई थी जिस दिन उन्होंने जाकर के बीजेपी को समर्थन दिया था। मैंने उस दिन ये फैसला कर दिया था कि जो लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख सकते हैं, जो उनकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, मैं उनके साथ रिश्ता नहीं लूँगा। सर, युद्धवीर के साथ जो हुआ था गुजरात में, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गिरफ्तार करके ले गए। सरकार ने 100 जूत भी खाए, 100 प्याज भी खाए। जहाँ युद्धवीर को गिरफ्तार किया, 1.5 घंटे बाद छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? कोई उनके पास तथ्य नहीं था जिसके आधार पे उनको अरेस्ट कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी को भी पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं। ये कह दिया कि हमारे से परमिशन नहीं ली, ये मान के चलो भी गुजरात आज भी गुलाम है। सर, जिस तरह बीजेपी के विधायक के साथ हुआ पंजाब में, जो पंजाब में हुआ है बीजेपी के विधायक के साथ, हरियाणा में उससे भी ज्यादा बुरी हालत होगी बीजेपी के विधायक। कोरोना के बारे में और बता जाओ तो, कोरोना है या सरकार क्या कर रही है? कोरोना के बारे में बताओ। कोरोना जो बीमारी है, ये ठीक है, पूरी दुनिया में इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे देश में बहुत बड़ा नुकसान इस कोरोना से हुआ है। लेकिन इस कोरोना की कहीं ना कहीं आड़ भी है, गेम भी है इसके पीछे। आप मुझे ये बताओ कि जहाँ लाखों की संख्या में केस थे, वो सैकड़ों पे आकर के सिमट गए थे। आज फिर लाखों की संख्या में क्यों हो रहे हैं? आज क्यों हो रहे हैं? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आपने किसी को भी देखा है कोरोना पीड़ित लगता है आपको? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की कहीं ना कहीं गेम प्लानिंग है।